वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री से कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं वे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम डाल दें तो उसकी रेट ऑफ चेंज, उसकी जो रेट है केमिकल रिएक्शन की रेट आपकी चेंज हो जाती है। आइदर इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द सब्सटेंस which can change the speed of reaction but does not change itself. Means the substance which can change the speed of reaction. Speed of reaction means rate of reaction changes. Change of rate of reaction. Either it may increases or it may decreases. Does not change itself. It means quantitatively and chemically it cannot change. It cannot change. For example, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी ले सकते हो आप। मान लो ए सब्सटेंस ये है, बी आपके पास है ये। इन दोनों की रिएक्शन होनी है और ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देती है। लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस जो हम इसके अंदर डाल दें, ये मान लो आपकी है रिएक्शन स्लो, लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस हम इसके अंदर डाल दें जो इसकी रिएक्शन को चेंज कर दे। आइदर इट में इंक्रीजेज और इट में डिक्रीजेज। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट ही आए। ये नहीं है कि ये इसके साथ भी रिएक्ट हो गया, ये इनके साथ भी रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही देंगे, लेकिन ये क्या करेगा, इसकी रेट को चेंज कर देता है। आइदर इट में इंक्रीजेज और इट में डिक्रीजेज। ये चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट KClO3। चलिए ये रिएक्शन देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, 2KClO3 it will decompose to form 2KCl plus 3O2. That is the balanced chemical equation. Decomposition of potassium chloride into potassium chloride and oxygen. अब हम बात करते हैं, ये जो रिएक्शन है ये आपकी दो तरह से हो सकती है। देखो पहला है आपका विदाउट कैटालिस्ट। अगर हम विदाउट कैटालिस्ट लेते हैं, इस रिएक्शन को करते हैं, तो इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज आपके सूटेबल टेम्परेचर रेंज है वो है आपकी 630, 653 टू 873 केल्विन। एंड द रिएक्शन विल बी स्लो। और जो ये रिएक्शन होती है वो आपकी स्लो होगी इस टेम्परेचर रेंज पे। अब हम बात करते हैं, यही केमिकल रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपका लेता है मैग्नीज डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। MnO2 हम लेते हैं, तो इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी 473 टू 633 केल्विन। एंड दिस टेम्परेचर रेंज द रिएक्शन विल बी फास्ट। ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट अगर आप विदाउट कैटालिस्ट लेते हो तो ये रिएक्शन स्लो होती है और एट हायर टेम्परेचर। और अगर आप यही रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में देखते हो तो ये आपकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी कम रखती है और रिएक्शन फास्ट भी हो जाती है।
हर बार ज़रूरी नहीं कि आपकी रिएक्शन फास्ट ही हो, ये डिपेंड करता है कैटालिस्ट पे कि कैटालिस्ट आपके रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटासियम क्लोरेट से रिएक्शन वही है, लेकिन जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो गई, लेकिन विदाउट कैटालिस्ट ये रिएक्शन क्या थी, स्लो थी। लेकिन ये MnO2 इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल या एटम आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। दैट मीन्स इट इज़ द सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर देता है, आइदर इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज, बट डज नॉट चेंज इटसेल्फ, मीन्स केमिकली और क्वांटिटेटिवली। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ग्राम लिया है, MnO2 इसके लिए रिक्वायरमेंट 5 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिवली भी ये आपकी उतनी ही रहेगी ड्यू। तो सबसे पहले जो आपका जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट को सबसे पहले किसने बताया, ये आपका एक साइंटिस्ट था बर्जेलियस, ठीक है, बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1835 के अंदर ये चीज़ बताई थी कि कोई सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में हम उसको यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, उसके सरफेस पे रिएक्शन होती है, रिएक्शन को अल्टर कर देता है, इधर इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीजेज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कैटालिस्ट। Here is the first is that during the reaction catalyst remain unchanged with respect to its mass and composition। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कैटालिस्ट का जो मास है या क्वांटिटी है वो सेम रहती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओनली सरफेस रिएक्शन इज occur on the catalyst। The second point is catalyst is needed is small quantity। जो कैटालिस्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है आपका, कैटालिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट किसी भी रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इधर इट में इंक्रीजेज और इट में डिक्रीजेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। इट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप किसी पर्टिकुलर कैटालिस्ट का ही यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज आल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस विल बी आल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड। हियर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन in presence of copper, they will form formaldehyde. When carbon monoxide react with 3 moles of hydrogen in presence of nickel, they will form methane gas plus water. And the carbon monoxide react with water to form methanol in presence of copper, ZNO और chromium trioxide। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैटालिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर मीन्स कि जो आपका कैटालिस्ट है इसमें फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर कैटालिस्ट है, सेकंड में निकल है और इसके लिए कॉपर, जिंक या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इन रिएक्शन के लिए क्या होगा कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो सेकंड कैटालिस्ट है वो आपका यूज नहीं हो सकता, इसकी फॉर्मेशन के लिए, इसकी रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए। सेकंड के केस में आपका कॉपर यूज नहीं हो सकता, इसकी जगह पे निकल ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कैटालिस्ट है वो आपकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, उसी ही कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही आइदर रिएक्शन आपकी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, जो आपका वर्क होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ए कैटालिस्ट इज मोस्ट एक्टिव एट इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स रेंज कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होती है। ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 7.4। इसके बाद आता है ए कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इट मीन्स आपने ये देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने ग्राफ पढ़ा है। ग्राफ क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जब हम देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए आपका ये ग्राफ फॉलो होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ट्रांजिशन स्टेज है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो ये रिक्वायरमेंट रखता है लो पोटेंशियल एनर्जी की, और यहाँ पे जो बैरियर है पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेज का, ये क्या है, मैक्सिमम,
ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। अगर हम इसको, ये क्या है, ये ग्राफ आएगा आपका विदाउट कैटालिस्ट। मान लीजिए ये आपका विदाउट कैटालिस्ट है, लेकिन जब आप किसी रिएक्शन में, पर्टिकुलर रिएक्शन में पर्टिकुलर कैटालिस्ट लेते हो तो उस रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट, जो आपका पाथ फॉलो होता है वो क्या होता है, लोअर, लेकिन जो फाइनल पोजीशन है वो आपकी क्या रहती है, सेम। दैट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में यहाँ पे भी चेंज होगा, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेज होगी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है नीडेड इसके लिए, आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड होती है वो आपकी क्या होगी, स्मॉल। तो ये जो पाथ होगा, अब जो पाथ फॉलो होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, वो आपका होता है ये, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। इट मीन्स ए कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल्दो, हालांकि इट डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश इट। ये क्या करता है, टाइम की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। जो रिएक्शन आपकी स्लो है उसको फास्ट बनाना है तो आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आप इसको ट्रीट कर सकते हो, तो आपकी जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटालिस्ट की। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटालिस्ट, द फर्स्ट इज पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड द सेकंड इज नेगेटिव कैटालिस्ट। देखिए नाम से ही पता लग रहा है पॉजिटिव कैटालिस्ट। ऐसा कैटालिस्ट यूज करें किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कि वो आपकी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दे, ठीक है। ऐसा कैटालिस्ट जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करे वो क्या होती है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। लेकिन ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करें तो उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन आपकी डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव मीन्स लोअर, ठीक है, लोअर द एक्टिविटी, एंड पॉजिटिव मीन्स हायर द एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट कौन से होते हैं, सर्टेन सब्सटेंसेस which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction, and the negative catalyst are certain substances which decrease the activity of, which decrease the rate of reaction, which decrease the rate of reaction, they are called negative catalyst. कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं लेकिन इन्वॉल्व खुद नहीं होते हैं। इस फिनोमिना को, पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, कैटालिसिस। इसी तरीके से आपका जो पॉजिटिव कैटालिस्ट है, सर्टेन सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट, बट द फिनोमिना, होल फिनोमिना इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस, ठीक है। दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट, and the whole phenomena is called positive catalysis. The process is called positive catalysis. In this case, certain substances which decrease the rate of reaction, they are called negative catalyst. And the phenomena is called negative catalysis. चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आपने पढ़ा होगा हबर प्रोसेस जो होती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए, नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2NH3. दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन. हियर आयरन इज एक्ट एज पॉजिटिव कैटालिस्ट.
Iron is act as positive catalyst. The second example is carbon monoxide react with oxygen in presence of nickel. The reaction is very fast to form carbon dioxide. This reaction is also very fast in presence of nickel. Here nickel is also a positive catalyst because it increase the rate of reaction. इसके बाद आता है नेगेटिव कैटालिस्ट. नेगेटिव कैटालिस्ट सर्टेन सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम बात करते हैं एग्जांपल की. फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास है क्लोरोफॉर्म CHCl3. क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल. They will form phosgene gas COCl2. This is the poisonous gas, phosgene gas plus HCl. The reaction is very slow in presence of ethyl alcohol. Here ethyl alcohol act as negative catalyst. And the second example is decomposition of hydrogen peroxide. The second example is decomposition of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide decompose into water and oxygen. Here decomposition of H2O2, this reaction is very slow in presence of glycerin. Here glycerin is act as नेगेटिव कैटालिस्ट. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म कैटालिटिक पॉइजन एंड कैटालिटिक प्रोमोटर. कैटालिटिक पॉइजन एंड कैटालिटिक प्रोमोटर. जैसे नाम से ही पता लग रहा है कैटालिटिक पॉइजन मीन्स कैटालिस्ट को मैं पॉइजन दे देता हूँ तो वो क्या होगा, मर जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो रेट है चेंज करने की वो क्या होगी, कम हो जाएगी. कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं, कैटालिटिक सर्टेन सब्सटेंसेस which lower the activity of catalyst, which lower the activity of catalyst. And catalytic promoter are certain substances which increase the activity of catalyst. चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो कैटालिटिक पॉइजन, ये टर्म ध्यान से देखो. इसमें क्या होता है कि हम कैटालिस्ट के अलावा कोई ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो कैटालिस्ट की ही एक्टिविटी को कम कर देता है या कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक फेमस रिएक्शन है, यही ध्यान रखना आप, इसमें चारों टर्म आपको डिफाइन हो जाएंगी, कैटालिटिक प्रोमोटर भी, कैटालिटिक पॉइजन भी और आपका कैटालिस्ट भी. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हाबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3, 2NH3. ये रिएक्शन आपको पता है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, हियर आयरन. आयरन एक्ट एज कैटालिस्ट एंड एक्ट एज पॉजिटिव कैटालिस्ट. इसी रिएक्शन में अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं कार्बन मोनोक्साइड गैस, तो ये क्या करता है, ये इसकी एक्टिविटी को लोअर कर देता है. हियर कार्बन मोनोक्साइड इज एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन. ये कैसे काम करता है, मान लीजिए आपका एक आयरन है, आयरन पे आपके गैसेस मॉलिक्यूल होंगे. आपके गैसेस मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास ये नाइट्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन आपका क्या करेगा,
ये हाइड्रोजन क्या होंगे, इसके साथ जुड़ना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन होगी, सरफेस पे रिएक्शन होगी, ये है आपका आयरन। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसकी जो एक्टिव साइट होती हैं, सरफेस की जो एक्टिव साइट होंगी, कैटालिस्ट की जो एक्टिव साइट होती हैं, उनको बाउंड कर लेता है, उनके साथ कंपाउंड बना लेता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है आपके आयरन के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयरन जब रिएक्ट करते हैं तो आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं, दे फॉर्म आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आयरन है वो फ्री स्टेट में नहीं है, वो उसके सरफेस पे जो रिएक्शन होगी अब नहीं होगी, क्योंकि वो अब ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड। इसकी जो एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई हो गई आपके कार्बोनाइल से। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन कार्बोनाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो एक्ट करती है, एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन। अब हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर की, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर द सेम रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दे फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। Here iron act as catalyst. If we add molybdenum, the speed of reaction increases, the rate of reaction increases. Here molybdenum act as catalytic promoter. ये क्या करता है, मोलिब्डेनम आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो और भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट एंड होमोजीनियस कैटालिस्ट। द नेक्स्ट टाइप होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। जैसे नाम से पता लग रहा है, होमोजीनियस मीन्स सेम फेज, जिनके सेम फेज होते हैं। होमोजीनियस कैटालिस्ट जिसका मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, अगर उनका फेज है वो अगर सेम हो कैटालिस्ट की तरह, तो वो आपका क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिस्ट। द कैटालिस्ट विच हैज सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, द कैटालिस्ट विच हैज डिफरेंट फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझ आएगा। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है SO2 प्लस O2 टू फॉर्म 2SO3, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, सल्फर 2 हो गए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन 2 टाइप ऑफ कैटालिस्ट, आपकी आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लेटिनम। इफ यू यूज कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गैस वेयर प्लेटिनम इज ए मेटल। प्लेटिनम क्या है, आपकी सॉलिड, तो ये क्या होगी आपकी सॉलिड फॉर्म में। तो यही रिएक्शन आपकी 2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है, गैस। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो ए गैस। If reactant, these are the reactant and these are the product. If reactant and product are in same phase and catalyst is also the same phase, this will be gas, this will be gas, this will be gas, and this is also gas. If carbon monoxide is used, that this example is homogeneous catalyst. Homogeneous catalyst. And if we use platinum, platinum act as catalyst, but it has different phase. It is solid. तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट एंड होमोजीनियस कैटालिस्ट के। होमोजीनियस कैटालिस्ट में फर्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं शुगर की, शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। दिस इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में हम शुगर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये आपके एसिड से लिए हैं, फ्रॉम एसिड, ठीक है। एसिड में भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन कहाँ से लिए आपके, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 1 या 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो यहाँ से आपके हाइड्रोजन आयन आ गए। तो दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। इट विल डिसोसिएट, द रिएक्शन विल डिसोसिएट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पे आप देखते हो ग्लूकोज इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म, फ्रक्टोज इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज एंड कैटालिस्ट इज ऑल्सो इन सेम फेज। तो ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस कैटालिस्ट।
इसके बाद आपका आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में बात करते हैं तो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COOCH3, मिथाइल एसीटेट। इधर भी एक CH3 ग्रुप है, इधर भी एक CH3 ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, और ये है आपका एसीटेट ग्रुप, ठीक है। मिथाइल एसीटेट के अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं। वाटर इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एक्ट एज कैटालिस्ट फ्रॉम एसिड्स, so it will dissociate into acetic acid and methanol. This is also in aqueous form, so we can say the catalyst is used homogeneous catalyst. The next is heterogeneous catalyst. Heterogeneous catalyst में एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो पहले भी। वेजिटेबल ऑयल के अंदर अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, दिस इज लिक्विड फॉर्म, दिस इज गैसियस फॉर्म। Vegetable oil is in liquid form, hydrogen gas is in gaseous state, and we use the catalyst. Here nickel is used, act as catalyst, and it will form vegetable ghee. The next process is Oswald process. Oswald process से पहले हम Haber process को देख लेते हैं, ये आपका पहले भी बहुत बार आ चुका है। Haber process is used for manufacture of ammonia. यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। व्हेन नाइट्रोजन गैस इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन इज इन सॉलिड फॉर्म, एक्ट एज कैटालिस्ट। तो क्या है यहाँ पे, कैटालिस्ट का जो फेज है और रिएक्टेंट का जो फेज है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऑब्वियस है ये आपका क्या होगा, हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। इन ओसवर्ड प्रोसेस अमोनिया कहाँ से आया है, हबर प्रोसेस से। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हियर अमोनिया इज इन गैसियस स्टेट, oxygen is also gas. In presence of platinum, platinum is solid to form nitrogen monoxide and water. So here different type of phase are used. So this is an example of heterogeneous catalyst. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, द ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में आप कोई कैटालिस्ट का यूज़ नहीं करते हो। एक्चुअली आप क्या करते हो, मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है A + B टू फॉर्म C + D, C and D आर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट एंड दीज आर द रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम कोई पर्टिकुलर कोई डिफरेंट कैटालिस्ट ना यूज़ करके उसी रिएक्शन में जो भी आपके प्रोडक्ट बने हैं उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक कैटालिस्ट की तरह काम करे, मतलब सेल्फ कैटालिस्ट, सेल्फ आपकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर खुद ही प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम करे, जो कि बाद में जो रिएक्शन हो रही है स्टार्टिंग में वो आपकी स्लो, लेकिन बाद में वो रिएक्शन फास्ट होती रहे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ऑटो कैटालिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ द सब्सटेंस, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बने, एंड एक्ट एज कैटालिस्ट इटसेल्फ, और कैटालिस्ट की तरह खुद बिहेव करे फॉर द सेम रिएक्शन, उसी रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म पोटासियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट एंड water and carbon dioxide. In this reaction MnSO4 act as catalyst. Here Mn+2 act as catalyst. तो जो फर्दर रिएक्शन होगी, अगर ये फर्दर रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इसी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। स्टार्टिंग में स्लो होती है और बाद में ये फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही क्या करता है, एक्ट एज कैटालिस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटो कैटालिस्ट। The next is सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट एग्जाम्पल है इनका जियोलाइट्स, ठीक है। पहले सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट देखते हैं क्या होते हैं। सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट जैसे नाम से पता लग रहा है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट शेप और साइज पे डिपेंड करेंगे कैटालिस्ट। जो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं आपके, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब किसी भी कैटालिस्ट पे एडजॉर्ब होते हैं तो इनके पोर साइज पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इनके पोर साइज, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वे कैटालिस्ट के पोर साइज पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस which increase the speed of only those reaction whose reactant have suitable size
एंड शेप, जिनके रिएक्टेंट सूटेबल शेप और साइज के होंगे ताकि ये इनकी कैविटी में फिट हो सके, सो दैट दे कैन फिट इनटू कैविटी ऑफ कैटालिस्ट। द नेक्स्ट इज द कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिटिक रिएक्शन के लिए, सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट के लिए, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट। ये क्या है, इनके पोर स्ट्रक्चर, जो एक्टिव साइट होती है, ठीक है, पोर स्ट्रक्चर। These are the pore structure of catalyst. The catalytic reaction that depends upon pore structure of the catalyst and the size of reactant and pore structure and the product molecule is called shape selective catalyst. ये जो होंगे ये क्या किस पे डिपेंड करते हैं, shape and size of reactant and product molecules. चलिए अब बात करते हैं जियोलाइट्स, जो कि है आपका एक शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। जैसे हम बता चुके हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट कौन से होते हैं, जो कि पोर साइज पे डिपेंड करते हैं, जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की साइज पे डिपेंड करते हैं और कैटालिस्ट के पोर साइज पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ ओनली दोज रिएक्शन। जियोलाइट्स उन्हीं रिएक्शन को स्पीड करता है हुज रिएक्टेंट हैव साइज इन द रेंज ऑफ 200 to 740 पिकोमीटर। दैट मीन्स जियोलाइट्स आपके क्या हैं, ये आपके कैटालिस्ट होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल होंगे ए और बी, मान लो आपके कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 200 to 740 पिकोमीटर। अगर ये इस रेंज के आपके पार्टिकल्स हैं, आपके मॉलिक्यूल होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वही क्या होंगे, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे और वही आपके रिएक्शन के लिए सूटेबल होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जियोलाइट्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ ओनली दोज रिएक्शन हुज रिएक्टेंट हैव साइज इन द रेंज ऑफ 240 to 740 पिकोमीटर। तो ये आपके क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं। जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स। अब जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स आपके हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनो का मतलब एल्यूमिनियम कंटेनिंग, सिलिकेट्स मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड कंटेनिंग। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड मतलब वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, मेटल Mx/N, मेटल कोई भी हो सकता है आपकी, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे Mx/N ये आपका इसका जनरल फार्मूला है AlO2X SiO2Y एंड ब्रैकेट क्लोज इनटू Z मोलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर X एंड Y दीज आर द वेरिएबल एंड Z इज द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर फार्मूला। यहाँ पे हम बात करते हैं X और N। हेयर N इज द चार्ज ऑन मेटल आयन। आपको पता है जैसे सोडियम पे +1 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, वैसे आपका N क्या है, चार्ज ऑन मेटल आयन। और Z क्या है, Z इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ जियोलाइट्स। फर्स्ट है आपका ZSM5, जियोलाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, ठीक है, ZSM5 ये क्या, ये आपका जियोलाइट्स होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट एल्कोहल इनटू पेट्रोल। ये एल्कोहल से पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। इसके बाद आता है सेकंड, जियोलाइट्स आर यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑफ क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन। थर्ड पॉइंट इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, ये आपका ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है इन डिटर्जेंट, वाटर एंड एयर प्योरीफायर्स के अंदर। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी दिन किसी अलग लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।